नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी के इस खास डिस्कशन में यस के B2H पर आपका स्वागत है। हमारा शरीर विभिन्न तरीके की बीमारियों से कैसे लड़ता है, किस प्रकार से विभिन्न रोगों के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है, जानेंगे इस लेक्चर में बहुत कुछ। सो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आई एम संजीत। इससे पहले के लेक्चर में हमने आरबीसी के बारे में चर्चा किया था कि जो आरबीसी है, आरबीसी संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, यानी सारे शरीर में जो समान कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम करती है। आज हम देखेंगे कि WBCs वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ब्लड में प्रति घन मिलीमीटर में इनकी संख्या जो है 6000 से 9000 के मध्य होती है। 6000 से 9000 के मध्य होती है। आरबीसी की तुलना में आकार में बड़ी होती है, यानी आकार में ये 12 से 20 माइक्रोन के बीच होती है। इनकी आकृति जो है वो भी अनियमित तरीके की होती है। आरबीसी की आकृति कैसी थी? बाइकॉन्केव थी, उभयतल थी। लेकिन जो WBCs हैं इनकी आकृति कोई सर्टेन आकृति नहीं है, ये किसी भी आकार की हो सकती है। इन रक्त कणिकाओं में केंद्रक भी पाया जाता है, जो सेल्स का कंट्रोलिंग पावर होता है। यानी सेल्स में को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? जो केंद्रक होता है। केंद्रक का जो कोशिकाएं हैं उन पर संपूर्ण नियंत्रण होता है। तो इन कोशिकाओं में केंद्रक भी पाया जाता है, और ये जो कोशिकाएं हैं शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करती है। जैसे किसी कारणवश यदि शरीर में इन्फेक्शन हुआ तो इस इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए, यानी ये रोग कारक शरीर में कोई रोग उत्पन्न कर देगा, इस रोग के प्रति लड़ने के लिए हमारा शरीर जो इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, आंतरिक प्रतिरक्षा तंत्र है, वो एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। तो इस तरीके से जो विभिन्न तरीके के रोगवाहक, रोग कारकों या रोगों अणुओं से लड़ने के लिए जो शक्ति प्रदान करता है वो WBCs प्रदान करता है। ये जो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स हैं ये 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट, कणिकामय और अकणिकामय। तो हम एक एक करके समझते हैं इनके बारे में। ग्रेनुलोसाइट, ये जो कोशिकाएं हैं इन्हें कणिकामय कोशिकाएं कहते हैं। कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएं। आखिर इन्हें कणिकामय क्यों कहते हैं? इन कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में कुछ कणकीय पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेनुलोसाइट या कणिकामय कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रेनुलोसाइट को सेल्स हैं। इसका जो कोशिका का अंदर का जितना भाग है वो क्या कहलाता? साइटोप्लाज्म कहलाता।
तो ये साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कणकीय पदार्थ जो पाए जाते हैं, इनके कारण इस कोशिका को क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट, अर्थात कणिका में श्वेत रक्त कणिकाएं। यानी ग्रेनुलोसाइट्स की जो कोशिका हैं, कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं में कणकीय पदार्थ पाए जाने के कारण इन्हें कणकीय श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये 3 तरीके की होती हैं, जिसमें इस्नोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये 3 तरीके की होती हैं। तो एक एक करके हम जानेंगे इनके बारे में। तो नंबर 1 इस्नोफिल। इस्नोफिल जो कोशिका है, ये कोशिका अम्लीय रंगों में भी रंगी जा सकती है। अम्लीय रंग है तो अम्लीय रंगों में भी ये रंगी जा सकती है, इसलिए इसे अम्लरागी कोशिका कहते हैं। इस्नोफिल रक्त कणिकाएं एलर्जी की दशा में एवं जब प्रोटीन डिटॉक्सिफिकेशन का निरीक्षण किया जाता है, उसमें ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। और शरीर में जितने भी ये परजीवी होते हैं, उन परजीवियों को ये नष्ट करने में भी भूमिका अदा करती है। तो इस्नोफिल अम्लरागी प्रकार की होती हैं और ये विभिन्न तरीके का जो एलर्जी हो जाता है, एलर्जी की दशा में, एलर्जी क्या है? जब हमारा जो आंतरिक प्रतिरक्षा तंत्र है वो बाहरी वातावरण के प्रति असामान्य रूप से जब व्यवहार करने लगता है, वही तो एलर्जी है। यानी एक स्थान पर हैं, अगर इस स्थान से हम दूसरे स्थान पर जाएं तो इस स्थान पर या फिर किसी और कारण से यहीं पर, जैसे मान लो त्वचा पर दाने निकल आते हैं, तो इस तरीके के जो व्यवहार उत्पन्न होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। यानी हमारा जो आंतरिक प्रतिरक्षा तंत्र है बाहरी वातावरण के प्रति असामान्य रूप से व्यवहार करने लगता है, तो एलर्जी की दशा इसे कहते हैं। तो ऐसे में जब एलर्जी होता है या प्रोटीन डिटॉक्सिफिकेशन होता है, प्रोटीन डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर में जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो हानिकारक पदार्थ है जो टॉक्सिक हो जाता है, उस कौन सा प्रोटीन का भाग टॉक्सिक है, कौन सा यूजफुल है, कौन सा उपयोगी है और कौन सा टॉक्सिक है, हानिकारक है, तो इसका निरीक्षण जो किया जाता है, टॉक्सिक है अगर, हानिकारक है तो उसे शरीर के बाहर कर दिया जाता है। तो इसके निरीक्षण में भी ये इस्नोफिल जो है ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि कोई जो परजीवी है, यदि परजीवी क्या है? जो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए दूसरों के जीवों पर रहते हैं, वास करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे जू ले लो, जो माइट्स वगैरह हो जाती हैं, किलनी वगैरह, ये भी क्या है? परजीवी हैं। तो ये जो परजीवी हैं ये परजीवियों को भी नष्ट कर देती है। नेक्स्ट है बैसोफिल। बैसोफिल श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें क्षारीय रंगों में भी रंगा जा सकता है और ये अलग अलग प्रकार के विभिन्न तरीके के रसायनों का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, वहन करती हैं। तो ये जो रसायन हैं इनमें एक हिपैरिन है, साइरोटोनिन है, हिस्टामिन है। हिपैरिन क्या होता है?
ब्लड में ये पदार्थ पाया जाता है हिपैरिन। इसके कारण जो ब्लड है उसका थक्का नहीं जम पाता है, यानी इसे एंटी कांगुएटिंग एजेंट के रूप में जानते हैं, यानी रक्त प्रतिजामन पदार्थ के रूप में। यदि हमारा ब्लड जो है वो जम जाए तो ऐसे में जो मांसपेशियां हैं वो फट जाएंगी, यानी द्रव यदि जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ने के कारण मांसपेशियां फट जाएंगी, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ब्लड ना जमे इसके लिए बैसोफिल जो कोशिकाएं हैं ये एंटी कांगुलेटिंग एजेंट रक्त प्रतिजामन पदार्थ का स्राव करती हैं, यानी पूरे जो शरीर है शरीर में इसका ट्रांसपोर्टेशन करती रहती है और ब्लड इसी कारण नहीं जमता है। तो यदि क्वेश्चन पुटअप हो ब्लड किस कारण नहीं जमता, तो हिपैरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है सायरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या? यदि चोट लग गई या किसी कारण कट गया, ऐसे में ब्लड में जो बैसोफिल कोशिकाएं हैं ये सायरोटोनिन का स्राव कर देती है, और ऐसी स्थिति में जब ब्लड वाहिकाओं में फ्लो हो रहा है, ब्लड वाहिकाओं में फ्लो हो रहा है, अब सायरोटोनिन केमिकल रसायन का स्राव हुआ, बैसोफिल कर दी, रिलीज कर दी, चोट लगी, रक्त बहने लगा यानी खून बहने लगा, तो अब सायरोटोनिन जो केमिकल्स हैं ये वाहिकाओं को संकुचित कर देता है। सायरोटोनिन वाहिकाओं को संकुचित कर देता है और ऐसे में ब्लड का जो प्रवाह है धीमा हो जाता है। तो सायरोटोनिन इस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है हिस्टामिन। एलर्जी की दशा में, यानी यदि एलर्जी हो जाता है तो एलर्जी की दशा में हिस्टामिन का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जब कोई एलर्जेंट कारक है, यानी एलर्जेंट यानी यदि कोई एलर्जी कारक है शरीर के संपर्क में आ जाता है तो ये जो बैसोफिल कोशिकाएं हैं ये हिस्टामिन नामक जो केमिकल से रसायन है इसको रिलीज कर देती हैं ब्लड में, और जब ये रिलीज हो जाएगा तो जो प्रभावित स्थल है उस प्रभावित स्थल पर सूजन हो जाएगी, लालिमा हो जाएगी, मतलब कि लाल लाल हो जाएगा, खुजली होने लगेगी। ये जो लक्षण हैं इनको उत्पन्न कर देता है। तो एलर्जी की दशा में उत्पन्न होने वाले लक्षण एलर्जेंट के कारण नहीं होते हैं बल्कि हिस्टामिन के कारण होते हैं। तो हिस्टामिन क्या है कि यदि कोई एलर्जेंट कारक, एलर्जी हम बताए हैं क्या है कि यदि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, आंतरिक प्रतिरक्षा तंत्र, वो बाहरी पर्यावरण के प्रति असमान रूप से व्यवहार करने लगता है, यानी इसके अनुकूल नहीं होता है, तब इस हिस्टामिन के कारण असमान रूप से हिस्टामिन नामक जो रसायन है बैसोफिल कोशिका इसका स्राव कर देती है ब्लड में, और कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न कर देती है जैसे खुजली होने लगती है, सूजन हो जाती है, लाली आ जाती है। तो ये लक्षण जो होते हैं उस एलर्जी कारक शरीर पर प्रवेश किया है उसके कारण नहीं होते हैं,
ये जो बैसोफिल कोशिका है, ये बैसोफिल कोशिका हिस्टामिन नामक जो रसायन का रिलीज किया गया है, रसायन का स्राव किया गया है, उस हिस्टामिन नामक रसायन के कारण ऐसे लक्षण यानी सूजन आ जाती है, लालिमा छा जाती है, खुजली होने लगते हैं, आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं एलर्जी में। तो ये जो लक्षण हैं वो जो एलर्जेंट कारक प्रवेश किया है उसके कारण नहीं होते हैं। ये जो बैसोफिल कोशिका है इसके प्रति असमान रूप से व्यवहार करेगी और ऐसे लक्षण उत्पन्न करेगी। हिस्टामिन के कारण यही होता है। तो हिस्टामिन के कारण होते हैं, ना कि बाह्य कारक के कारण। ऐसी दशा में यानी जब एलर्जी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर क्या करता है? एलर्जी को नियंत्रित करने के लिए वो एंटी एलर्जिक दवाइयों का सेवन करवाता है। एलर्जी की दशा में एंटी एलर्जिक दवाइयों का सेवन करवाया जाता है। और ये जो अगर वास्तव में देखा जाए तो ये एंटी हिस्टामिनिक ही होती हैं। अर्थात डॉक्टर जो एलर्जी की दवाई देता है वो एलर्जी की चिकित्सा नहीं करता है। वो जो बैसोफिल के द्वारा हिस्टामिन नामक रसायन का स्राव किया गया है, वो हिस्टामिन नामक रसायन की चिकित्सा करता है। तो हिस्टामिन का काम ये है। यानी जो हम देखें कि जो बैसोफिल कोशिका है वो 3 तरीके के रसायन का स्राव करती है, यानी उनको रिलीज करती है, ब्लड में उत्पन्न कर देती है। नंबर 1 हिपैरिन। हिपैरिन जो है एक रक्त प्रतिजामन पदार्थ है, इसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। दूसरा देखिए सेरोटोनिन। यानी सेरोटोनिन जो है अगर किसी कारणवश चोट वगैरह लग जाती है या ब्लड जो है बहने लगता है तो सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है? तो ये बैसोफिल कोशिका रिलीज करती है, जो WBC का एक प्रकार है। ये रिलीज करेगी। ऐसे में जो वाहिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने के कारण अब ब्लड इसमें स्लो मोशन में फ्लो होगा। ऐसे में ब्लड की हानि कम होगी। अगला हम देखेंगे जी हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है कि हिस्टामिन के कारण एलर्जी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज ये बैसोफिल जो कोशिका है उसके द्वारा उत्पन्न किए गए ये रसायन है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल यह श्वेत रक्त कणिका अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के रंगों में रंगी जा सकती है। यह शरीर की विभिन्न जो भक्षी कोशिका हैं में सर्वाधिक भक्षी कोशिका है। जितनी भी फैगोसाइट सेल्स होती हैं शरीर में जितनी फैगोसाइट सेल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा भक्षी कोशिका है न्यूट्रोफिल। भक्षी कोशिकाएं क्या हैं? शरीर में जो कोशिकाएं हैं, शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर शरीर हमारा बना हुआ है। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं मरती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो ये जब डेथ हो जाती हैं तो इनको उस स्थान से मारकर हटा दिया जाता, मतलब साफ कर दिया जाता, हटा दिया जाता। तो इन कोशिकाओं का भक्षण जिनके द्वारा होता है उन्हें न्यूट्रोफिल कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आग्रेनुलोसाइट। आकड़िका में WBCs 2 टाइप्स होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट कणिका में, एक आग्रेनुलोसाइट आकड़िका में। कणिका में हमने इस्नोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल 3 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में जाना। नेक्स्ट है
आग्रेनुलोसाइट कणिका कणिकामय, इन्हें कणिकामय क्यों कहते हैं? ये आग्रेनुलोसाइट WBCs हैं, ये इसका साइटोप्लाज्म है अंदर का पार्ट्स। तो इस साइटोप्लाज्म में जो ग्रेनुलोसाइट कोशिका में कणकीय पदार्थ छोटे छोटे पाए जाते थे, इनके कारण उन्हें कणिकामय कहा जाता था। तो इस साइटोप्लाज्म में ये कणकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अग्रेनुलोसाइट सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये अग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। नंबर 1 मोनोसाइट। मोनोसाइट कोशिका जो है ये एक भक्षी कोशिका है। मोनोसाइट भक्षी कोशिका है और यह समस्त जितनी WBCs हैं, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, उन श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़े आकार की होती है। दूसरा है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट कोशिका ये दो प्रकार की होती है, एक बी लिम्फोसाइट्स, एक टी लिम्फोसाइट्स। इन दोनों की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत होती है। अब इनमें बी लिम्फोसाइट किसे कहेंगे और टी लिम्फोसाइट किसे कहेंगे, समझते हैं। लिम्फोसाइट कोशिका अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त जो तिल्ली होती है, यानी स्प्लीम जिसे कहते हैं, तिल्ली में भी इसका उत्पन्न हो सकती है। जो टाउनसिल्स होते हैं गले में, या पायर्स और पैच, इनका उत्पादन उसमें भी हो सकता है। ये जो हड्डी है, हड्डी का बीच वाला खोखला जो भाग होता है, इसे बोन मैरो के नाम से जानते हैं। जैसे हम पैर की हड्डी लें, तो ये जो पैर की हड्डी है, इसका जो खोखला भाग है बीच वाला, यही बोन मैरो है। तो लिम्फोसाइट का जो उत्पादन होता है वो इसी बोन मैरो, अस्थिमज्जा इसे कहते हैं, अस्थिमज्जा में होता है। तो जो कोशिकाएं थाइमस ग्रंथि में उत्पन्न होती हैं या सक्रिय होती हैं, उन्हें टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये कोशिकाएं यदि शरीर में कोई, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, एंटीजन के आधार पर विभिन्न कोशिकाओं में विभेद कर पाती हैं। टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, जब कोई रोग कारक प्रवेश किया ब्लड में, WBCs का एक प्रकार टी लिम्फोसाइट्स ब्लड में है। ऐसे में बाहरी एक रोग कारक शरीर में प्रवेश किया। अब जो ये टी लिम्फोसाइट्स कोशिका है, ये अपने पूरे शरीर की कोशिकाओं को तो पहचानती हैं, लेकिन जैसे ही कोई बाहरी कोशिका शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, तुरंत ये क्या करेगी, इसको पहचान लेगी कि ये हमारे भैया, ये हमारे शरीर की नहीं है, ये कोई शत्रु हम पे आक्रमण किया है। ये तुरंत जाकर के सूचना बी लिम्फोसाइट्स को प्रोवाइड करा देगी। तो जो ये रोग कारक है, अब क्या किया, इसका जो RNA, DNA या सेल्स हैं, यही इसका एंटीजन के आधार पर विभेद कर लिया तुरंत और आगे सूचना ट्रांसफर कर दिया। तो ये हुआ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की जो सेल्स हैं, ये थाइमस ग्रंथि में उत्पन्न होती है। यानी ऐसी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो थाइमस ग्रंथि में उत्पन्न हो, उन्हें टी लिम्फोसाइट कहते हैं। और ये एंटीजन के आधार पर विभिन्न कोशिकाओं में विभेद कर पाती हैं।
इन्हें टी लिम्फोसाइट कहते हैं। दूसरा है बी लिम्फोसाइट। दूसरा है बी लिम्फोसाइट। यानी जब उत्पन्न हो जाए, ठीक है, थाइमस ग्रंथ या अस्थमज्जा वगैरह में उत्पन्न हुई, लेकिन अब ये मिच्योर थाइमस ग्रंथ या फिर अस्थमज्जा या स्प्लीम वगैरह में उत्पन्न होने के पश्चात जो लिम्फोसाइट कोशिका अस्थमज्जा में परिपक्व होती हैं, अस्थमज्जा यानी जो हड्डी का बीच वाला खोखला पार्ट्स है, इसे बोन मैरो, तो इसमें जो मैच्योर होती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और ये एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, यानी ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती, एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। देखें कि कोई रोगवाहक शरीर में प्रवेश किया, बी लिम्फोसाइट सूचना प्राप्त की, कोई भैया दुश्मन अटैक किया। अब ये सूचना जब इसको पहचान ली कि हमारे शरीर की नहीं है कोशिका, कोई बाहरी है, रोगवाहक है, नष्ट करने आया, ये तुरंत बी लिम्फोसाइट क्या करेगी कि ये सूचना टी लिम्फोट को पहुंचाएगी। टी लिम्फोसाइट्स इस कोशिका के अनुसार, इसके आधार पर, बी लिम्फोसाइट्स इसके आधार पर एक एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगी। एंटीबॉडी इसको मार देता है। इस तरीके की हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम देखें कि शरीर में जो WBCs पाई जाती है, ये किस तरीके से बॉडी को एंटीबॉडी उत्पन्न करती है, वह विभिन्न रोगों से बचाती है। इनमें सबसे पहले WBCs क्या होता है? WBC जो होता है शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इनमें दो तरीके की होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट कणिकामय, एक अग्रेनुलोसाइट। कणिकामय उन्हें कहते हैं, कणिकामय जिनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कणिकीय पदार्थ पाए जाते हैं, इन्हीं के आधार पर इसे कणिकामय कहते हैं। और ये कणिकामय तीन तरीके की होती हैं। इस्नोफिल होती हैं। इस्नोफिल क्या होती हैं? इस्नोफिल एलर्जी या प्रोटीन जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसके निराकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि कोई परजीवी आक्रमण कर देता है तो उसको ये मारकर नष्ट कर देती हैं। एक हम देखें बैसोफिल। बैसोफिल का जो काम होता है, विभिन्न तरीके के ये जो रसायन होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करती हैं ब्लड में। जैसे हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? एक एंटी कांजुलेटिंग एजेंट की तरीके से काम करता है। इसके कारण ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है। नेक्स्ट हम देखिए, यही जो बैसोफिल केमिकल का रिलीज करती है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है कि इसके कारण अगर कभी कभार चोट वगैरह लग जाती है तो जब सेरोटोनिन रसायन रिलीज होता है तो जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने के कारण, इनके सिकुड़ने के कारण ब्लड स्लो मोशन में फ्लो होगा। इस तरीके से ब्लड की हानि कम होगी। एक नेक्स्ट हम बैसोफिल का जो रिलीज करती है केमिकल वो देखिए हिस्टामिन। हिस्टामिन एलर्जी की दशा में जो एलर्जेंट के लक्षण उत्पन्न करता है उसके बारे में जाने। और नेक्स्ट हम देखें कि जो न्यूट्रोफिल कोशिका होती है, न्यूट्रोफिल क्या है? एक सर्वाधिक भक्षी कोशिका की तरीके से काम करती है। विभिन्न तरीके की जो भक्षी कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करती हैं तो उनको ये मारकर खा जाती हैं। नेक्स्ट हम WBCs का एक प्रकार देखें, अग्रेनुलोसाइट, अकणिकामय। अकणिकामय इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि
जो इनका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो छोटे छोटे कणिके पदार्थ हैं वो नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें अकणिकामय कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक मोनोसाइट्स होती हैं, एक लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट ये सबसे बड़े आकार की भक्षी कोशिकाएं हैं, और जो लिम्फोसाइट्स होती हैं 2 टाइप्स होती हैं, एक नंबर 1 बी लिम्फोसाइट्स एवं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, यदि कोई रोग वाहक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो एंटीजन के आधार पर पहचान कर लेती हैं, तुरंत सूचना बी लिम्फोसाइट्स के देती हैं। अब बी लिम्फोसाइट्स जो है क्या करती हैं, तुरंत एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जो रोग कारक या रोग वाहक शरीर में प्रवेश किया है उसको तुरंत मारकर खा जाती है। तो इस तरीके से हमारे शरीर को एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम प्रदान करता है। तो अब यदि कोई रोग वाहक प्रवेश किया तो उसको मारकर खा जाते हैं। इस तरीके से हमारे शरीर की सुरक्षा हो पाती है। तो आज हम ये जानने का प्रयास किए, शायद हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।